रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे जयराम का अब की 55। जी हां दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो कैंडिडेट उतारे गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, 14 में से 8 सीटों पर जयराम महतो ने कैंडिडेट उतारे थे। उस समय उनके पार्टी को मान्यता नहीं मिली थी। जाहिर है कि सभी कैंडिडेट निर्दलीय थे और इसके बाद निर्दलीय होने के बावजूद जिस तरह से 3 लोकसभा क्षेत्रों में जयराम महतो के कैंडिडेट ने अपनी छाप छोड़ी है और उसके बाद से जिस तरह से कई बड़े राजनेताओं की चूल्हे तक हिला दी है, तो ये पहले कयास लगाया जा रहा था कि आगे रणनीति क्या होगी जयराम महतो की, वो विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत आएंगे, और जिसका खुलासा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही उस हिसाब से जयराम महतो 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। झारखंड की 55 विधानसभा सीटों पर, यानी 81 में से 55 सीटों पर वो प्रत्याशी देने जा रहे हैं। बकौल जयराम महतो अगर आप देखेंगे जो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 8 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे और अगर उसको विधानसभा के रूप में देखा जाए तो वो 8 सीटें जो हैं उसमें 46 विधानसभा की सीटें आती है और इस बार वो 9-10 सीटें ज़्यादा, जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें 9-10 सीटें ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जयराम महतो के ने जो ताल ठोकी है अब की 55 की, इनके ताल ठोकने के बाद से किन किन राजनीतिक दलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ये जानना जरूरी है। और खास करके झारखंड की राजनीति में जिन मुद्दों को लेकर जयराम महतो आगे बढ़े, क्योंकि पहली मर्तबा चुनाव लड़ना और 8.5 लाख से ज़्यादा वोट लाना ये मायने रखता है। जो 1 साल हुई है उनके संगठन के गठन की, आज ही के दिन 18 जून 2023 को उन्होंने पार्टी का गठन किया था, जैसा कि उन्होंने बताया, और इसके बाद आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि वो 55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तब इस घोषणा के बाद से 2 सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला सवाल ये कि जयराम महतो जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उसका क्या रूपरेखा होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ पर जातीय समीकरण क्या है, और साथ ही साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण होता है, किन किन राजनीतिक दलों को इनके ताल ठोकने से परेशानी होगी। हम विस्तार से बताएंगे इन सारे बिंदुओं को। झारखंड की राजनीति से जुड़े हुए जो ये जयराम के आने के बाद जो घटनाक्रम हो रही हैं झारखंड की राजनीति में, खास करके जो चिंता की लकीरें कई राजनीतिक दलों में घर कर गई हैं, इस पर हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए। जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से कि इस समस्या का निदान हो। मैं उनसे ऐसी अपेक्षाएँ रखता हूँ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे
तो 8 6 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारे पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर जेएनयू का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। विधानसभा के चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए, मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से वोट लाए जहाँ से आजसू के अलावा बाकी पार्टियाँ थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मायने हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। दोस्तों, आपने सुना कि उन्होंने साफ शब्दों में जो कहा है कि 55 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसके अंतर्गत 46 विधानसभा की सीटें आती है और इस बार उनके जो टारगेट फिक्स किए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसमें है कि 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप गौर कीजिए कि किन किन सीटों पर टाइगर जयराम महतो ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। टाइगर जयराम खुद गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े थे, तीसरे स्थान पर आए थे, 3.5 लाख से ज्यादा वोट लाए थे। कड़ी टक्कर दी थी स्थापित नेताओं को, चंद्र प्रकाश चौधरी हो या मथुरा प्रसाद महतो हो, दोनों ही झारखंड की राजनीति में स्थापित नेता हैं। इन दोनों ही नेताओं को जबरदस्त टक्कर दी थी। आलम तो ये रहा था कि डुमरी में उन्होंने लगभग 35,000 वोट से चंद्र प्रकाश चौधरी को पछाड़ा था और उससे भी ज्यादा वोटों से मथुरा प्रसाद महतो को पछाड़ा था। वहीं गोमिया में जो लंबोदर महतो वहां के विधायक हैं, उनके लिए भी चिंता की लकीरें खींच दी, वहां भी बढ़त मिली थी जयराम महतो को। यानी 2 विधानसभा सीटों पर जयराम महतो को बढ़त मिली। वहीं अगर आप हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो वहां से संजय मेहता कैंडिडेट थे जयराम महतो की तरफ से, और उन्होंने रामगढ़ और मांडू 2 विधानसभा सीटों पर 50,000 और 50,000 से ज्यादा वोट लाए। सबसे आश्चर्य तो पैदा किया देवेंद्र नाथ महतो ने, जो रांची संसदीय सीट से चुनाव लड़े थे और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के गढ़ में जिस तरह से धमक दी है उन्होंने, ये सबको चौंकाने वाला था। मात्र 8,000 वोट से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ से वो पीछे रहे थे। जो अगर आप देखेंगे तो सुदेश महतो का वो गढ़ इसलिए है कि एक बार को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार सुदेश महतो वहां से विधायक हैं। पिछले 2.5 दशक से वो वहां से विधायक हैं और वहां पर अगर जाकर एक नया लड़का इस तरह से धमक देता है तो सोचना तो पड़ेगा ही। और यही कारण है कि आपने देखा कि जिस तरह से सुदेश महतो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कई बातें उन्होंने कही, एक रणनीति तैयार की चुनाव को लेकर के, और आभार यात्रा वो निकालने जा रहे हैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद और जगहों पर भी वो घूमेंगे, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ घूमेंगे। चुनाव की तैयारी उन्होंने भी शुरू कर दी है। लेकिन ओवरऑल अगर समीकरण को देखते हैं तो कुर्मी बहुल क्षेत्रों में
जयराम महतो का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चाहे वो डुमरी हो, गोमिया हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, सिल्ली हो, ईचागढ़ हो, अगर इन विधानसभा क्षेत्रों को आप देखते हैं तो यहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। और ये परफॉर्मेंस सीधे तौर पर अगर टारगेट कर रहा है किसी एक राजनीतिक दल को, तो वो राजनीतिक दल है आजसू। क्योंकि अब तक ये कहा जाता था कि आजसू के सबसे बड़े नेता के रूप में सुदेश महतो को जाना जाता था। हालांकि झारखंड में एक से एक नेता हुए महतो जाति से, चाहे वो विनोद बिहारी महतो हो, सुनील महतो हो, सुधीर महतो हो, कई बड़े नेता हुए। और इन नेताओं को आज भी याद किया जाता है, इन नेताओं के कर्मों को आज भी याद किया जाता है, इनके कार्यों को याद किया जाता है, उन्होंने जो समाज के लिए किया उसको याद किया जाता है। और सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर जब इनकी जयंती होती है या फिर श्रद्धांजलि सभा उनकी जब होती है, उस समय सभी राजनीतिक दल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जाहिर तौर पर बड़े नेता थे कुर्मी समुदाय से, और झारखंड आंदोलन के भी अग्रणी नेता थे सभी, सुनील महतो हो, विनोद बिहारी महतो हो, सुधीर महतो हो, सभी बड़े कद के नेता थे। शैलेंद्र महतो भी इस जाति से आते हैं, उनकी भी एक अपनी पहचान रही थी। और लगातार जो है सो इस बात को लेकर के कि कुर्मी जाति को कैसे स्थान मिले, कैसे वो जो है सो मुख्य धारा से जुड़े, इस पर इन नेताओं ने काम किया। और उसके बाद जब अलग झारखंड राज्य बना तो ये हुआ कि आजसू पार्टी जो है सो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आजसू पार्टी को लेकर के ये कहा जाता था कुर्मी मतदाताओं के बीच में आजसू पार्टी की जबरदस्त पकड़। और जाहिर है कि एनडीए में रहने के कारण से आजसू पार्टी और भाजपा दोनों को ही इसका फायदा मिलता था। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, इस परिणाम के बाद से आजसू पार्टी भी सोचने पर मजबूर है जयराम महतो को लेकर के। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सोचने को मजबूर है जयराम महतो को लेकर के, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी सोचने को मजबूर है जयराम महतो को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी क्यों सोचने पर मजबूर है वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हो, इन लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलती है। उस समय कुर्मी मतदाता जो है सो भाजपा के पक्ष में मतदान किए थे। जाहिर है फायदा मिला था, एनडीए गठबंधन था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन नहीं था, आजसू अलग चुनाव लड़ी थी और भाजपा अलग चुनाव लड़ी थी। नतीजा सामने है, 25 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर आजसू आ गई थी। तो ये स्थिति बनी थी अलग होने के बाद। लेकिन फिर 2024 में दोनों साथ हुए, लेकिन उस तरह का 2019 की तरह का तहलका नहीं मचा सके। कारण था कि कुर्मी मतदाता बिदके हुए थे इन दोनों ही दलों से। अगर ऐसा नहीं होता तो सुदेश के गढ़ में जयराम महतो के देवेंद्र नाथ महतो जो कैंडिडेट थे वो 8,000 वोट से मात्र पीछे नहीं रहते, 50,000 के करीबन वोट लाया था। और वहीं अगर कुर्मी मतदाताओं पर पकड़ रहती आजसू की बरकरार, तो गोमिया डुमरी की विधानसभा की सीटें जो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत चुनाव हुए, तो वहां पर जयराम महतो आगे नहीं रहता चंद्र प्रकाश चौधरी से और मथुरा प्रसाद महतो से। जाहिर तौर पर अब भाजपा के लिए चिंता का विषय क्या बनता है। भाजपा कुछ नेताओं से बात हो रही थी तो उनका यह कहना कि 14 सीटों पर प्रभाव डाल सकता है जयराम महतो। दोस्तों 14 सीटें कम नहीं होती हैं। पहले ही आपने चुनाव परिणाम देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र ट्राइबल की 2 सीटें मिली थी, खूंटी और तोरपा। बाकी की 26 सीटों पर पराजय हुई थी। और अभी के लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस ट्राइबल सीटों पर नहीं रहा। एक तो जितनी भी ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें थी, 5 की 5 लोकसभा की सीटें भाजपा हार गई। और अगर विधानसभा वार देखते हैं तो मात्र 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा बढ़त बना सकी।
खूंटी लोहरदग्गा और राजमहल में तो भाजपा का ट्राइबल सीटों पर खाता ही नहीं खुला। सिंहभूम में एक सीट सरायकेला में भाजपा आगे रही। तो ये स्थिति कायम होती है। जब ये स्थिति बन जाती है तो उसके बाद चिंता की लकीरें स्वाभाविक रूप से खींचनी शुरू हो जाती है। अब अगर जो कोर वोटर भाजपा के रहे थे, कुर्मी मतदाता, चाहे वो 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, लेकिन 24 के चुनाव परिणाम ने जो है सो भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर 26% से ज्यादा आबादी वाले ट्राइबल, 16 से 18% आबादी वाले कुर्मी मतदाताओं का रुझान अगर नहीं रहता है भाजपा की तरफ, तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो है वो मुश्किलें फिर से खड़ी हो सकती है भाजपा के सामने। ये तो एक पक्ष रहा। दूसरा पक्ष आप देखें कि लोहरदग्गा विधानसभा में लोहरदग्गा, सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, डुमरी, चंदन क्यारी, उसके बाद जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली जुगसलाई, इन सीटों से बड़का गांव, इन सीटों पर परफॉर्मेंस बेहतर रहता था आसू पार्टी का, जो धीरे धीरे कम होता गया और वो कमी और ज्यादा हो गई इस बार के लोकसभा चुनाव में। और आप इन सीटों को अगर देखेंगे तो यहां पर लोहरदग्गा को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सीटों पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, चाहे वो चंदन क्यारी हो, जुगसलाई हो, डुमरी, रामगढ़, बड़का गांव, गोमिया और सिल्ली, ये तो हैं ही। इन सीटों पर तो कुर्मी मतदाता ही तय करते हैं कि विधानसभा कौन पहुंचेंगे। तो अब सोचने का विषय ये आसू पार्टी के लिए, भाजपा के लिए तो सोचने का विषय है ही, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भाजपा के बड़े नेता से बात हो रही थी, नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने कहा कि मंथन चल रहा है कि 14 सीटों पर जयराम फैक्टर काम कर रहे हैं। अब आते हैं कि जयराम महतो को कहां परेशानी होगी। 55 सीटों पर तो चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, युवाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि गिरिडीह में जो पोस्टल बैलेट के 10,000 वोट थे उसमें से 5,000 वोट उनके पक्ष में आए, यानी पढ़े लिखे लोग भी वोट कर रहे हैं जयराम महतो को। बिल्कुल सही है, जिन मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं उसका फायदा दिखा, क्योंकि युवाओं के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर, भाषाई मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका लाभ उनको मिलता दिखा लोकसभा चुनाव में। भले ही सीट नहीं निकाल सके, लेकिन कई नेताओं को, कई दलों को, राजनीतिक दलों को सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया। लेकिन अगर उन्हीं को देखें आप, जो ट्राइबल की सीटें हैं, जो कुर्मी बहुल सीटें नहीं हैं, वहां पर उनके पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। चाहे वो सीट कोडरमा हो, सिंहभूम हो, दुमका हो, चतरा हो, आप इन सीटों पर देख लें। इन सीटों पर जयराम महतो की पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहां पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी नहीं है, उतनी नहीं है। तो जाहिर तौर पर जयराम महतो को यह भी देखना होगा कि ट्राइबल वोट, ट्राइबल यूथ उनके साथ कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि ट्राइबल मतदाताओं का रुझान तो साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य रूप से अगर देखें, भले ही कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत गई हो गठबंधन के में रह करके, लेकिन मुख्य रूप से जो रुझान ट्राइबल मतदाताओं का दिख रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ पिछले 2 चुनाव से दिख रहा है, या यूं कहें 3 चुनाव से दिख रहा है। तो इसके बाद अब टाइगर जयराम महतो उन मतदाताओं के लिए क्या करते हैं जो ट्राइबल मतदाता हैं, शेड्यूल कास्ट के मतदाता हैं, उसके लिए क्या करते हैं, साथ ही साथ सामान्य जाति के मतदाता के लिए वो क्या करते हैं। सिर्फ एक जाति का या ओबीसी के बल पर अगर वो चाहते हैं कि चुनाव वो जीत जाएंगे, तो परफॉर्मेंस सिर्फ रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में बेहतर नहीं होना चाहिए था, चतरा में भी बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि 2 सीटें चतरा विधानसभा की जो हैं, चतरा और सिमरिया, ये 2 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं।
कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में देखें तो जमुआ विधानसभा शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। उसी तरह से आप अगर देखें तो धनबाद में चंदन क्यारी विधानसभा जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। वहां उनका परफॉर्मेंस क्या रहा था, सामान्य जाति के बीच जो वोटर्स थे उनके बीच में इनका परफॉर्मेंस क्या रहा था, अन्य जो ओबीसी में आते हैं वैश्य मतदाताओं का रुझान क्या रहा था, क्योंकि वैश्य और यादव ये भी महत्व से कम नहीं है झारखंड में, थोड़े बहुत का ही अंतर है। तो जहां भाजपा के लिए या अन्य राजनीतिक दलों के लिए अपने आप को चुनौती के रूप में जयराम महतो पेश कर रहे हैं या पेश कर दिए हैं, वहीं जयराम महतो के लिए भी बड़ी चुनौती यह है कि कुर्मी मतदाताओं के अलावा और जो ओबीसी जाति में जो अन्य बड़े मतदाता की संख्या, चाहे वो कुशवाहा की हो या फिर वैश्य की हो, यादव की हो, इसके इन पर इनका प्रभाव क्या होता है। कि मनोज यादव खड़ा किए तो कोडरमा में कुछ नहीं कर पाए। वो कुशवाहा जाति से थे, संजय मेहता अच्छा वोट लाया उन्होंने, लेकिन उन्हीं जगहों पर हुआ जहां कुर्मी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। तो ये चिंता का विषय, ये मंथन का विषय जयराम महतो के लिए भी है। लेकिन एक बात तो है, सच्चाई तो ये है कि अपने पहले परफॉर्मेंस में अपने प्रथम प्रयास में जिस तरह से जयराम महतो और उनकी टीम ने सभी राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अब अन्य राजनीतिक दलों को, जो और भी जो राजनीतिक दल हैं, उनको जयराम का काट खोजना पड़ रहा है। ये इनकी एक बड़ी उपलब्धि हो गई है। अब इसको किस तरह से जयराम महतो, जो अन्य विपक्षी दल, जो उनके अगेंस्ट में जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं और वो उसको किस तरह से संभाल पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ युवाओं की भरमार तो है उनके साथ में, और जो आयु वर्ग के लोग हैं उनमें उनका परफॉर्मेंस किस तरह का होता है, उनके बीच वो किस तरह से जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का अगर जवाब वो ढूंढ लेते हैं 4 महीने के समय बचे हुए जो विधानसभा चुनाव के, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अन्य राजनीतिक दलों को कई सीटों पर जयराम से भी टकराना होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।